चैप्टर 1। सोशल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन अक्सर किसी झगड़े या चाल की तरह नहीं दिखता। यह मुस्कुराहटों में छिपा होता है, नरमी में, और उन बातों में जो मैं बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं से शुरू होती है। असल में यह कंट्रोल का ऐसा खेल है जहां सामने वाला तुम्हारे देखने, सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देता है और तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारा अपना फैसला है। परसेप्शन शेपिंग। हर मैनिपुलेटर एक इल्यूजनिस्ट होता है। वह सच नहीं मिटाता, बस उसका एंगल बदल देता है। धीरे धीरे वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि उसकी बात ही सबसे तर्क संगत है। सोचो, कोई प्यार के नाम पर झूठे वादे करता है। कहता है, हम जल्द शादी करेंगे, या बस थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। यह शब्द सच्चाई नहीं, एक उम्मीद का जाल होते हैं। तुम उस भविष्य के सपने में फंस जाते हो जो कभी आता ही नहीं। हर बार वह बस इतना देता है कि तुम रुक जाओ, इंतजार करते रहो। यह फ्यूचर फेकिंग है, झूठे वादों का कंट्रोल सिस्टम। और धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल जाती है। तुम सच्चाई नहीं, वही देखने लगते हो जो उसने तुम्हें दिखाया है। आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस। मैनिपुलेटर तुम्हारी पहचान नहीं छीनता, बस उसे अपनी मोल्ड में ढाल देता है। वह सटल तरीके से बताता है कि तुम्हारे कौन से वर्जन उसे पसंद है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले ज्यादा समझदार था, या मैं बस चाहता हूं तू थोड़ा मेरे जैसा सोचे। पहले यह केयरिंग लगता है, पर धीरे धीरे तुम अपने डिसीजंस, अपनी सोच, अपने प्रिंसिपल्स तक उसके हिसाब से तय करने लगते हो। अब तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी नहीं, उसकी मंजूरी से चलती है। यह इमोशनल प्रोग्रामिंग है, और इसकी सबसे चालाक बात यह है कि यह तुम्हें कभी मजबूर नहीं करती, बस कन्विंस करती है। बिहेवियर कंडीशनिंग। यह मैनिपुलेशन का सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक रूप है। यहां कोई दबाव नहीं डाला जाता, बस एक पैटर्न सिखाया जाता है। जब तुम उसकी मर्जी के मुताबिक चलो तो रिवॉर्ड मिलता है, तारीफ, अफेक्शन, सपोर्ट। जब ना मानो तो साइलेंस, डिस्टेंस या गिल्ट ट्रिप। धीरे धीरे दिमाग खुद सीख जाता है कि क्या करने पर सुकून मिलेगा और क्या करने पर तनाव। और इस तरह कंट्रोल आदत में बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम रिश्ते को संभाल रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ रिवॉर्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हो। मैनिपुलेशन की असली ताकत किसी को फोर्स करने में नहीं, बल्कि उसकी परसेप्शन बदलने में है। वह तुम्हें पपेट नहीं बनाता, बस तुम्हारे धागों की दिशा घुमा देता है। और सबसे खतरनाक पल वह होता है जब तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारा अपना फैसला था। निष्कर्ष। हर मैनिपुलेशन बुरा नहीं होता। कभी कोई मोटिवेट करने या इंस्पायर करने के लिए भी मैनिपुलेट करता है। यह गुड मैनिपुलेशन है। लेकिन जब कोई तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे, जब वह तुम्हें गिल्ट, झूठे वादों या डिपेंडेंसी के जरिए कंट्रोल करे, तो वह मैनिपुलेशन नहीं, शिकार बनाना है। प्यार, दोस्ती या ऑफिस की राजनीति, हर जगह यही चाल चलती है। चेहरा दोस्ती का, इरादा कंट्रोल का। यही है सोशल मैनिपुलेशन, दिखने वाली दोस्ती और भीतर छुपा हुआ कंट्रोल। चैप्टर 2। चार मास्क। मैनिपुलेशन हमेशा धोखे से शुरू नहीं होती। कई बार यह तारीफ से शुरू होती है। पहली मुलाकात में वह व्यक्ति जो तुम्हें समझता है, जो हर बात पर सेम हियर कहता है, जो तुम्हारी पसंद, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे हाव भाव तक अपनाता है, वह हमेशा जेन्युइन नहीं होता। कभी कभी वह चार्म, कंट्रोल की पहली परत होती है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान सस्पिशन से नहीं, सिमिलैरिटी से कनेक्ट करता है, तो वे पहले तुम्हें तुम जैसा दिखाते हैं, ताकि जब वे बोलें तुम्हें लगे कि यह तुम्हारी ही आवाज है। यही है चार्म मास्क, एक ऐसी टेक्निक जहां स्वीटनेस वेपन बन जाती है। मिररिंग टेक्निक। मिररिंग एक सटल लेकिन हिप्नोटिक टैक्टिक है। मैनिपुलेटर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और रिएक्शंस कॉपी करता है। अगर तुम हंसते हो, वह उसी टोन में हंसता है। अगर तुम किसी टॉपिक को लेकर पैशनेट होते हो,
वह कहता है, मुझे भी बिल्कुल वही पसंद है। कुछ ही समय में तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हें सच में समझता है। यह कंफर्ट इल्यूजन है, फैमिलियरिटी का नशा। तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली इसे ट्रस्ट मान लेता है, पर असल में वह तुम्हें पढ़ रहा होता है, तुम्हारी इमोशनल कीज खोज रहा होता है, ताकि जब वक्त आए वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मिररिंग चार्म नहीं, साइकोलॉजिकल मिमिक्री है। एक तरीका जिससे वो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को सुला देता है। रैपिड इंटीमेसी, जब कनेक्शन जरूरत से ज्यादा तेज बनता है। मैनिपुलेटर जल्दी क्लोजनेस बनाता है, पहले दिन से ही डीप बातें, प्राइवेट सीक्रेट्स, इमोशनल शेयरिंग, सब कुछ अभी चाहिए। वह कहेगा, हम दोनों तो जैसे एक ही तरह सोचते हैं, या मुझे पहले कभी किसी से इतनी जल्दी बॉन्ड नहीं हुआ। यह इंटेंशनल पेस है, तुम्हें इमोशनल कंफर्ट जोन में डालने का तरीका। क्योंकि जब इंटीमेसी तेज बनती है, ट्रस्ट भी तेज बनता है, और जब ट्रस्ट तेज बनता है, कंट्रोल आसान हो जाता है। हर हेल्थी कनेक्शन को वक्त चाहिए, लेकिन मैनिपुलेटिव कनेक्शन अर्जेंसी पर चलता है। अभी बताओ, अभी भरोसा करो, अभी खुलो। और जब तुम ऐसा करते हो, तुम खुद ही अपनी वल्नरेबिलिटी उसके हाथ में दे देते हो। इमोशनल पोजिशनिंग, मैं ही तुम्हारा सबसे करीब हूं का इल्यूजन। चार्म मास्क का आखिरी स्टेज है इमोशनल मोनोपोली। वह सटली यह जताता है कि बाकी लोग तुम्हें नहीं समझते, सब तुम्हें गलत जज करते हैं, मैं ही सच्चे दिल से समझता हूं। धीरे धीरे वह तुम्हारे बाकी कनेक्शंस को कमजोर करता है। अब हर बार जब तुम्हें किसी पर शक हो, तुम उसी के पास जाते हो। वह तुम्हारे अंदर यह बिलीफ रोप देता है कि बाकी सब असली नहीं है, बस वही है जो जेन्युइनली केयर करता है। और यही वह पल है जब चार्म मास्क अपना काम पूरा कर चुका होता है। अब तुम उसके इन्फ्लुएंस में आ चुके हो, और तुम्हें लगता है ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। चार्म मास्क की असली ताकत उसकी स्वीटनेस में है, क्योंकि जहर अगर प्यार की बोतल में मिले तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत में बहुत परफेक्ट लगे, बहुत जल्दी कनेक्ट कर ले, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी दुनिया में खींच ले, वह हमेशा सच्चा नहीं होता। कभी कभी वो बस इतना जानता है कि भरोसा सबसे पहले जीतना है, ताकि कंट्रोल बाद में आसान हो जाए। चैप्टर 3, सोशल गैसलाइटिंग। मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप वह है जो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारी सच्चाई पर शक पैदा कर दे। इसे कहते हैं गैसलाइटिंग। जब कोई तुम्हारी यादों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे अनुभवों को ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ प्यार या रिश्तों में नहीं होता। दोस्त, ऑफिस के लोग, यहां तक कि परिवार वाले भी ये खेल खेलते हैं। वे सटली तुम्हारी परसेप्शन पर डाउट डालते हैं, ताकि तुम अपनी समझ पर भरोसा करना छोड़ दो और वैलिडेशन के लिए उन्हीं पर डिपेंड हो जाओ। गैसलाइटिंग कंट्रोल का वह रूप है जिसमें जंजीरें दिखती नहीं, बस तुम्हारे दिमाग की दीवारों पर दरारें डाल दी जाती है। मेमोरी अंडरमाइनिंग, यह टैक्टिक तुम्हारी यादों को कमजोर करने से शुरू होती है। तुम किसी बात का जिक्र करते हो और सामने वाला कामली कहता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, या तुझे गलत याद है। पहली बार तुम आर्ग्यू करते हो, दूसरी बार तुम्हें शक होता है, तीसरी बार तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। मैनिपुलेटर जानता है कि इंसान अपनी मेमोरी पर बहुत भरोसा करता है, तो वह धीरे धीरे उसी भरोसे को हिलाता है। कुछ हफ्तों में तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि क्या सच था और क्या कहानी बना दी गई। अब वो जो बोलेगा वही तुम्हारे लिए सच्चाई बन जाएगा। परसेप्शन डिनाइल, यहां मैनिपुलेटर तुम्हारे महसूस करने के अधिकार पर हमला करता है। तुम किसी घटना से परेशान हो, वह कहेगा, तू ओवरथिंक कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हारी भावनाओं को फिक्शन बना दिया जाता है। यह डिनायल तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा करता है कि शायद गलती मेरी है, शायद मैं ज्यादा इमोशनल हूं। असल में यही तो मकसद है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हॉलो करना, ताकि तुम हर बार रियलिटी वेरीफाई करने के लिए उसी के पास जाओ जिसने उसे डिस्टॉर्ट किया था। इमोशनल डिसमिसल, गैसलाइटर के पास हर इमोशन का रेडीमेड लेबल होता है। गुस्सा, तू बहुत नेगेटिव है। दुख, तू ड्रामा करता है। नाराजगी, तू सेंसिटिव है। धीरे धीरे तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगते हो,
क्योंकि हर बार जब तुम सच बोलते हो, तुम्हें इमेच्योर कहा जाता है। यहां मैनिपुलेशन का मतलब तुम्हें रोकना नहीं, तुम्हें इतना डाउटफुल बना देना है कि तुम खुद को ही गलत मानो। और जब कोई अपने इमोशंस पर भरोसा छोड़ देता है, तो कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। कंट्रोल विया कंफ्यूजन। गैसलाइटिंग की ताकत क्लैरिटी तोड़ने में है। जितना कंफ्यूज दिमाग होगा, उतना आसान होगा उसे कंट्रोल करना। मैनिपुलेटर बार बार वर्जन बदलता है, कॉन्ट्रडिक्शंस देता है और तुम्हें इतनी बातें सुनाता है कि तुम सोचते रहो कि सच आखिर है क्या। तुम थक जाओ और वह शांत दिखे। यही मोमेंट है जब कंट्रोल पूरा हो जाता है। कंफ्यूजन डिपेंडेंसी पैदा करता है। तुम अब खुद नहीं सोचते, बस उसी की बात पर यकीन करते हो जिसने तुम्हें यह यकीन दिलाया कि तुम सोच ही नहीं सकते। गैसलाइटिंग का अल्टीमेट गोल डोमिनेशन नहीं, डाउट है। क्योंकि जो इंसान अपनी समझ पर भरोसा खो देता है, वह किसी और की समझ में जीने लगता है। और सबसे डरावनी बात यह है, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी नहीं रही, तब तक तुम्हारा माइंड उसकी स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर चुका होता है। यही है सोशल गैसल, आई थिंक, जहां सच्चाई नहीं मारी जाती, बस इतनी बार मोड़ी जाती है कि तुम उसे पहचान ना सको। चैप्टर 4, रीराइटिंग इवेंट्स। मेमोरी हाईजैक टेक्निक। मैनिपुलेशन की यह स्टेज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यहां झूठ बोले नहीं जाते, सच्चाइयां फिर से लिखी जाती है। मैनिपुलेटर तुम्हारी यादों को मिटाता नहीं, बस उनकी व्याख्या बदल देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो याद है वो सच है, लेकिन धीरे धीरे वही याद तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए नहीं, उसके नैरेटिव के लिए काम करता है। इसे ही कहते हैं मेमोरी हाईजैक, सेलेक्टिव स्टोरी एडिटिंग। मैनिपुलेटर कभी पूरी कहानी नहीं बदलता, वह बस उतना हिस्सा एडिट करता है जितना उसके फायदे में हो। वह कहेगा, हाँ, वो बात हुई थी, लेकिन तूने भी तो मुझसे ऐसे ही बोला था, या मुझे याद है तू भी हंस रहा था, तो मैं कैसे गलत हुआ। यहां सच्चाई नहीं मारी जाती, बस उसकी सीक्वेंस बदल दी जाती है। जैसे किसी फिल्म की एडिटिंग में कुछ शॉट्स हटा दिए जाए ताकि विलेन हीरो लगे। धीरे धीरे तुम्हें अपने ही वर्जन पर शक होने लगता है। तुम बोलने से पहले सोचने लगते हो, क्या मुझे सच में सही याद है। और जब कोई अपनी मेमोरी पर भरोसा खो देता है, तो वह हर बार ट्रूथ जानने के लिए उसी के पास जाता है जिसने उसे डिस्टॉर्ट किया था। ग्रुप मेमोरी मैनिपुलेशन। यह टैक्टिक मैनिपुलेटर को और ताकतवर बनाती है। वह अकेले में नहीं, दूसरों के सामने ऑल्टरनेट वर्जन बोलता है। कहता है, तू तो हमेशा ऐसी बातें करता है। और बाकी लोग सिर हिलाते हैं, क्योंकि वे पूरा कॉन्टेक्स्ट जानते ही नहीं। धीरे धीरे उसका वर्जन पब्लिक ट्रूथ बन जाता है। अब जब तुम अपनी बात रखो, तो भीड़ तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि उनकी मेमोरी उस वर्जन से बनी है जो मैनिपुलेटर ने बार बार दोहराया। यह सोशल गैसलाइटिंग का एडवांस्ड रूप है, जहां एक झूठा नैरेटिव सामूहिक सहमति से सच्चाई बन जाता है। और तुम्हारी आवाज, चाहे कितनी भी सच्ची हो, ओवर रिएक्शन लगने लगती है। डिफेंसिव पोजीशनिंग। मैनिपुलेटर यह समझ चुका होता है कि सच्चाई से ज्यादा ताकत गिल्ट में होती है। वह अपनी बात ऐसे रखता है कि अगर तुम उसे चैलेंज करो, तो लगे कि तुम अटैकिंग हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो या अनस्टेबल हो। तुम बस सच बताने की कोशिश करते हो। और वह शांत लहजे में कहता है, देख, फिर से गुस्सा कर रहा है। अब तुम आर्ग्यूमेंट नहीं, अपॉलॉजी मोड में आ जाते हो। वह खुद को काम दिखाता है और तुम्हें डिफेंसिव बना देता है। धीरे धीरे तुम बोलने से डरने लगते हो, क्योंकि हर बार जब तुम पास्ट का जिक्र करते हो, तुम्हें महसूस कराया जाता है कि गलती तुम्हारी थी। यह गिल्ट इंजीनियरिंग है, जहां यादें कंट्रोल का वेपन बन जाती हैं और तुम अपनी ही कहानी में विलेन दिखाए जाते हो। रीराइटिंग इवेंट्स का असली मकसद पास्ट को बदलना नहीं, तुम्हारे परसेप्शन को एडिट करना है। जब मैनिपुलेटर तुम्हारी यादों का नैरेटर बन जाता है, तो वह तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे गिल्ट और तुम्हारे फ्यूचर का ऑथर भी बन जाता है। सच्चाई कभी मिटाई नहीं जाती, बस इतनी बार रीराइट की जाती है कि तुम्हें यकीन हो जाए, शायद शुरुआत से ही तुम गलत थे। यही है मेमोरी हाई जैक टेक्निक, जहां
वो तुम्हारे अतीत को अपने नियंत्रण का भविष्य बना देता है। चैप्टर 5, इमोशनल डेट। हर मैनिपुलेशन में स्वीटनेस की एक परत होती है और यह स्टेज उसी मिठास से शुरू होती है। वह तुम्हारे लिए कुछ करता है, मदद, सपोर्ट या कोई फेवर। उस वक्त तुम्हें लगता है यह जेन्युइन है, दिल से किया गया काम है। लेकिन बाद में तुम्हें एहसास होता है कि वह मदद नहीं थी, वह इन्वेस्टमेंट थी। हर मैंने तेरे लिए ये किया भविष्य में एक पावर टोकन बन जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल डेट, जहां एहसान करेंसी है और गिल्ट रीपेमेंट सिस्टम। ट्रांजैक्शनल काइंडनेस। मैनिपुलेटर कभी सीधे कंट्रोल नहीं मांगता, वह पहले तुम्हें कंफर्ट देता है। वह सही वक्त पर सही फेवर करता है। जब तुम्हें किसी की जरूरत हो, तुम्हें लगता है कि उसने बिना किसी उम्मीद के हाथ बढ़ाया है, पर असल में उसने तुम्हारे मन में एक सटल रिमाइंडर बो दिया है, मैंने तेरे लिए किया था। बाद में जब वह कोई मांग रखता है, बस इस बार मेरी बात मान ले, या तू ही तो मेरा अपना है, तो तुम मना नहीं कर पाते। तुम्हें डर लगता है कि अगर मना किया तो तुम अनग्रेटफुल कहलाओगे। यह काइंडनेस नहीं, ट्रांजैक्शन है, जहां हर मदद का हिसाब रखा जा रहा है, बस नोटबुक तुम्हें दिखती नहीं। रेसिप्रोसिटी ट्रैप। मनुष्य स्वाभाविक रूप से रेसिप्रोकेट करना चाहता है, यानी जिसने दिया है उसे कुछ लौटाना। मैनिपुलेटर इसी इंस्टिंक्ट का फायदा उठाता है। वह तुम्हें इतना देता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है, अब मेरी बारी है कुछ लौटाने की। यहां ट्रैप शुरू होता है। अब हर बार जब तुम उसकी बात मानते हो, तो उसे फेवर नहीं, रीपेमेंट समझते हो। धीरे धीरे वह तुम्हारे अंदर गिल्ट इम्प्लांट कर देता है कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम अच्छे इंसान नहीं रहे। यह साइकोलॉजिकल डेट है जो पैसों से नहीं, भावनाओं से चुकाया जाता है। ग्रैटिट्यूड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटर जानता है कि थैंक यू सिर्फ एक शब्द नहीं, यह सटल सरेंडर भी हो सकता है। वह तुम्हारे दिल में खुद के लिए ग्रैटिट्यूड की परमानेंट जगह बना देता है। अब जब वह गलत भी करे तो तुम्हारे मन में एक आवाज आती है, पर उसने मेरे लिए इतना किया था। यह गिल्ट बेस्ड लॉयल्टी है। तुम अब उस व्यक्ति को उसके कर्मों से नहीं, अपने कृतज्ञता के कर्ज से जज करते हो, और यहीं से कंट्रोल पूरा होता है, क्योंकि जिसने तुम्हारे मन में अपना एहसान बिठा दिया, उसे अब हुक्म देने की जरूरत नहीं। इमोशनल डेट सबसे सटल कंट्रोल है। यह दिखता नहीं, बस महसूस होता है। हर बार जब तुम ना कहना चाहो और अंदर से आवाज आए, लेकिन उसने मेरे लिए इतना किया था, तो समझ लेना कि डेट अभी भी एक्टिव है। मैनिपुलेटर्स एहसान नहीं करते, वे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जब वक्त आए तुम इंटरेस्ट सहित रिपेमेंट दो, वो भी अपने फैसलों, अपनी वफादारी और कभी कभी अपनी आजादी से। यही है इमोशनल डेट, जहां ग्रेटिट्यूड को गिल्ट में बदलकर किसी का दिल नहीं, उसका कंट्रोल खरीदा जाता है। चैप्टर 6, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लीमेंट्स। हर दफ्तर की हवा में राजनीति घुली होती है, बस उसका स्वाद अलग अलग होता है। कहीं वो मीठी तारीफों के जरिए फैलती है, कहीं मीटिंग्स में खामोश तंज के रूप में। ये वो जगह है जहां मैनिपुलेशन हथियारों से नहीं, शब्दों और मुस्कुराहटों से चलती है। यहां असली ताकत इस बात में नहीं होती कि तुम कितना काम करते हो, बल्कि इस बात में होती है कि कौन तुम्हारे काम की कहानी लिखता है। ऑन ऑफिस की राजनीति में मैनिपुलेटर का पहला निशाना तुम्हारी परसेप्शन होती है। वह चाहता है कि तुम उसे भरोसेमंद, समझदार और सपोर्टिव समझो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे दोस्त मान लेते हो, वह बिना आवाज उठाए तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा क्रेडिट और तुम्हारा इन्फ्लुएंस साइफन कर लेता है। इस खेल का पहला नियम है, पहले तुम्हारा गार्ड गिराओ, फिर तुम्हारा ग्राउंड हड़प लो। फ्लैटरियस डिसआर्ममेंट मैनिपुलेशन की सबसे पुरानी टेक्निक है। फ्लैटरी एज अ वेपन। ऑफिस में यह एक बहुत पॉलिश्ड आर्ट है। वह कहेगा, यार तेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स तो कमाल की है, या तू ही है जो इस केओस में काम रह पाता है। ऐसे वाक्य ईगो के लिए सेडेटिव होते हैं। तुम्हें लगेगा कि आखिर किसी ने तुम्हारी काबिलियत को पहचाना, पर यही ट्रैप शुरू होता है।
क्योंकि हर कॉम्प्लीमेंट एक सटल परमिशन मांगता है। अब मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूँ। वह थोड़े दिन जेन्युइन सपोर्ट दिखाता है, फिर धीरे धीरे एक्स्ट्रा टास्क असाइन करने लगता है। तू ये प्रोजेक्ट संभाल लेना, तू ही अच्छा करता है। और तुम सोचते हो, हाँ, वो मुझ पर भरोसा करता है, पर असल में वह तुम्हें ओवर कमिटमेंट की तरफ धकेल रहा होता है, ताकि जब सक्सेस मिले तो क्रेडिट वही ले जाए, और जब कुछ गड़बड़ हो तो ब्लेम तुम्हारे नाम हो। फ्लैटरी मन को स्मूथ करती है, और स्मूथ माइंड सबसे आसान टारगेट होता है। इसलिए स्मार्ट मैनिपुलेटर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलता, वह तुम्हारे पक्ष में बोलता है, जब तक कि उसे उसका फायदा न मिल जाए। टास्क डंपिंग स्ट्रेटेजी, यह ऑफिस मैनिपुलेशन की सबसे व्यावहारिक चाल है। मैनिपुलेटर जानता है कि सीधे आदेश देना रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो वह इन्फ्लुएंस से काम करवाता है, अथॉरिटी से नहीं। वह सबटल टोन में बोलेगा, यार, तुझे तो ये एक्सेल मैक्रोस अच्छे आते हैं, तू ही कर लेना। या तू डिटेल ओरिएंटेड है, मेरे लिए रिव्यू कर दे जल्दी। शुरुआत में ये छोटी छोटी फेवर्स लगती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद पैटर्न बन जाता है। तुम काम करते हो, वह प्रेजेंटेशन में वही डेटा अपने नाम से पेश करता है। मीटिंग में वह कहता है, हमने ये एनालिसिस किया, और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब प्रोटेस्ट करना ऑकवर्ड लगता है। यह टास्क डंपिंग स्ट्रेटजी का चार्म यही है। वह तुम्हें कन्विंस करता है कि काम करना तुम्हारी ताकत है, जबकि असल में वह उसी ताकत से तुम्हें एक्सप्लॉइट करता है। धीरे धीरे टीम में नैरेटिव बदल जाता है। वह दिखता है प्रोडक्टिव, और तुम दिखते हो हेल्पफुल। और कॉरपोरेट जंगल में हेल्पफुल लोग हमेशा यूज्ड, रेयरली प्रोमोटेड होते हैं। टास्क डंपिंग का उद्देश्य सिर्फ काम निकलवाना नहीं होता, बल्कि इमेज डिवाइड बनाना भी होता है, ताकि अगर कभी गलती हो तो एग्जीक्यूशन तुम्हारे नाम पर और स्ट्रेटेजी उसके नाम पर जाए। रेपुटेशन स्कल्पटिंग, ऑन ऑफिस में हर किसी की एक सोशल आइडेंटिटी होती है, और मैनिपुलेटर का असली खेल वहीं चलता है। वह नजर आने वाले व्यवहारों से परसेप्शन डिजाइन करता है। मीटिंग में तुम्हारी बात बीच में काट देगा, और बाद में वही पॉइंट अपने नाम से दोहराएगा। लोग हंसेंगे, सर हिलाएंगे, अब आइडिया उसका हो गया। फिर वह धीरे धीरे ग्रुप में तुम्हारे बारे में छोटे छोटे इंप्रेशंस डालता है। वो थोड़ा स्लो है पर ऑनेस्ट है, या थोड़ा इमोशनल है पर काम का है। ध्यान दो, हर बार वह तुम्हारे बारे में हाफ पॉजिटिव कमेंट देता है, ताकि सुनने वाले को लगे कि वह फेयर है, पर असल में वो तुम्हारी रेपुटेशन का फाउंडेशन कमजोर कर रहा है। इस टेक्निक को कहते हैं रेपुटेशन स्कल्पटिंग, जहां तुम्हारे बारे में सटल नैरेटिव सर्कुलेट किए जाते हैं, और कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी इमेज वही बन जाती है जो मैनिपुलेटर ने तय की थी। सबसे चालाक बात यह है कि यह सब नाइसनेस के पर्दे में होता है। कोई ओपन इंसल्ट नहीं, कोई अटैक नहीं, बस धीरे धीरे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी इरोजन। और जब तुम सच में अपनी बात रखना चाहो, तो सबके दिमागर में पहले से एको होता है, वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है। रेपुटेशन स्कल्पटिंग दिमाग पर नहीं, परसेप्शन पर हमला करता है, और परसेप्शन ही कॉर्पोरेट बैटलफील्ड की असली करेंसी है। सुपरवाइजर अलाइनमेंट, यह टैक्टिक पावर की सबसे सीधी लाइन है। मैनिपुलेटर जानता है कि सीधे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए वह हायरार्की का उपयोग करता है। वह बॉस का फेवरेट बनने की कोशिश करता है, सटिल लॉयल्टी दिखाता है, और स्ट्रेटेजिक एम्पैथी खेलता है। सर, मुझे पता है आप पर कितना प्रेशर है, मैं संभाल लूंगा। या मुझे तो बस आपकी विजन पर भरोसा है। ये बातें सुनने में हार्मलेस लगती हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। अब बॉस सबकॉन्शियसली उसे ट्रस्ट करने लगता है, और उसके वर्जन पर ज्यादा यकीन करता है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या कंप्लेंट उठे, तो मैनिपुलेटर कामली कहेगा, सर, शायद कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, मैं क्लियर कर दूंगा। और बिना एग्रेशन के वह तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर देता है। इस प्रोसेस में बॉस को लगता है कि वह टीम को बैलेंस कर रहा है, पर असल में वह सिर्फ एक व्यक्ति के नैरेटिव से गाइडेड हो चुका होता है। अब हायरार्की मैनिपुलेटर के लिए एम्पलीफायर बन जाती है। वह नीचे वालों को दबा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला अब उसकी परसेप्शन में इन्वेस्ट कर चुका है। इसे कहते हैं सुपरवाइजर अलाइनमेंट, ऊपर वाले की आंखों से बाकी सबको देखना सिखा देना। अब पावर उसे ऑफिशियल तौर पर नहीं,
साइकोलॉजिकल तौर पर मिल चुकी है। द साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्स। स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफिस पॉलिटिक्स का सबसे सोफिस्टिकेटेड टूल है। यह चाम के जरिए कंट्रोल बनाने की कला है। हर यार तू तो कमाल कर गया के पीछे सटल पर्पस छिपा होता है। या तो फेवर निकलवाना या कंपटीशन न्यूट्रल करना। मैनिपुलेटर यह समझता है कि इंसान को इंसल्ट से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट जल्दी याद रहता है, इसलिए वह तुम्हें इंसल्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को स्वीट टॉक के शुगर में डिसॉल्व करता है। और जब तुम कंप्लेसेंट हो जाते हो, वह तुम्हारे आइडियाज, एफर्ट्स और रिकॉग्निशन को क्वाइटली साइफन कर लेता है। द ब्लेम शिफ्ट मैकेनिज्म। मैनिपुलेटर्स केवल क्रेडिट नहीं चुराते, वे ब्लेम भी रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा इस तरह कि वे साफ दिखें। और तुम डाउटफुल। जब किसी प्रोजेक्ट में गलती होती है तो वह काम एक्सप्रेशन के साथ कहेगा, एक्चुअली हमने तो ये डिस्कस किया था। शायद कभी कभी वह तुम्हारे राइवल को भी प्रेज करेगा, ताकि तुम इनसिक्योर महसूस करो और वैलिडेशन के लिए उसी की तरफ झुको। यह मल्टी लेयर्ड गेम है। कभी तुमको ऊपर उठाकर नीचे गिराना, कभी किसी और को ग्लोरीफाई करके तुम्हारे अंदर सटल जेलसी पैदा करना। स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट का अल्टीमेट एम होता है इमोशनल लेवरेज। जब वह तुम्हारे मूड, ईगो और अप्रूवल की रिदम पकड़ लेता है, तो तुम्हारे एक्शंस प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस करना उसके लिए एफर्टलेस हो जाता है। ब्रेकिंग द इल्यूजन। रिकॉग्नाइजिंग ऑफिस मैनिपुलेशन एग्जीक्यूशन में कुछ मिस हुआ। एक सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसमें मैजिक है। हमने से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर दिखती है, पर एग्जीक्यूशन का शब्द सटली तुम्हारे सिर पर गिरता है। अब बॉस को लगता है कि स्ट्रैटेजी ठीक थी, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कमजोर रहा। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तुम। ब्लेम शिफ्टिंग की ब्यूटी यह है कि यह कन्फ्रंटेशन नहीं पैदा करता। तुम गुस्सा भी करो तो वह शांत रहेगा और कहेगा, तू इसे गलत ले रहा है, मैं बस समझा रहा हूं। धीरे धीरे तुम आर्ग्यूमेंट करना छोड़ देते हो, क्योंकि हर बार तुम्हें गैसलाइट किया जाता है कि तू ज्यादा रिएक्ट करता है, और यहीं से वो कंट्रोल पूरा कर लेता है बिना किसी ओपन फाइट के। द साइकिल ऑफ कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन। एथ, चाम से एंट्री। पहले दोस्ती, सपोर्ट और फ्लैटरी से गार्ड गिराना। 2, ट्रस्ट से एक्सेस, धीरे धीरे पर्सनल और प्रोफेशनल जानकारी हासिल करना। 3, टास्क डेलीगेशन, जिम्मेदारियां तुम्हारे हिस्से, क्रेडिट उसके हिस्से। 4, रेप्यूटेशन ट्यूनिंग, तुम्हारी इमेज सटली वीक करना। 5, पावर अलाइनमेंट, ऊपर वाले को इन्फ्लुएंस कर हायरार्की कंट्रोल करना। 6, ब्लेम रीडिस्ट्रीब्यूशन, गलती होने पर नैरेटिव को तुम पर शिफ्ट करना। यह साइकिल इतनी स्मूथ होती है कि तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता, जब तक तुम्हारा नेम प्लेट तो वही रहता है, पर तुम्हारी रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस फेड हो चुकी होती है। इस तरह के मैनिपुलेटिव इकोसिस्टम से निकलने का पहला कदम है सतर्कता को सॉफ्टनेस समझना बंद करना। हर कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन नहीं होता, हर फेवर फ्रेंडली नहीं होता, और हर स्माइल सपोर्ट नहीं होती। जब कोई बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करे या तुम्हारे काम के बीच अपना नाम जोड़ दे, तो समझो वह कोऑपरेशन नहीं, को ऑप्शन कर रहा है। अपने काम का रिटर्न ट्रेल रखो, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट इंश्योर करो, और सबसे जरूरी, नो बोलने की गिल्ट छोड़ दो। मैनिपुलेटर स्वीटनेस से जीतता है, लेकिन क्लैरिटी से हारता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोग सोचते हैं, इतना प्यारा इंसान बुरा कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जब कोई कामली मिरर दिखा देता है, तो उसका चार्म टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऑफिस पॉलिटिक्स कोई एक्सीडेंट नहीं, यह कॉन्शियसली क्राफ्टेड बैटलफील्ड है। यहां हर कॉम्प्लीमेंट पोटेंशियल वेपन है, हर हैंडशेक एक असेसमेंट। जो यह खेल समझ लेता है, वह शिकार नहीं, स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता है। चार्म के पीछे कंट्रोल होता है, फ्लैटरी के पीछे एजेंडा, और पोलाइटनेस के पीछे प्लानिंग। ऑफिस की असली ताकत हार्ड वर्क में नहीं, परसेप्शन कंट्रोल में है, और जो इसे समझ ले वही सरवाइव करता है। यही है कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन, जहां मुस्कुराहट करेंसी बनती है और तारीफ सबसे शार्प हथियार। चैप्टर 7, ट्रायंगुलेशन, डिवाइड एंड रूल, माइंड गेम। मैनिपुलेशन की दुनिया में सबसे पुराना और शायद सबसे प्रभावी खेल है ट्रायंगुलेशन।
यह वही टेक्निक है जहां कोई इंसान दो लोगों को सटल कंपैरिजन या कंफ्यूजन में डाल देता है और खुद उस बीच की संतुलन वाली जगह पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। यह डिवाइड एंड रूल का साइकोलॉजिकल वर्जन है, जहां पावर का सोर्स ट्रस्ट नहीं बल्कि टेंशन होता है। ट्रायंगुलेशन रिश्तों, दोस्ती और ऑफिस हर जगह चलती है। कभी किसी सहकर्मी के जरिए जो दो लोगों को क्वाइटली कंपेयर करता है, कभी किसी दोस्त के जरिए जो दोनों को अलग अलग वर्जन सुनाता है, या किसी पार्टनर के जरिए जो कहता है वो तो मुझसे ज्यादा समझदार है और तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी का बीज डाल देता है। इस खेल में मैनिपुलेटर कुछ भी ओपनली नहीं करता, बस माहौल ऐसा बनाता है कि बाकी दो लोग एक दूसरे को राइवल समझने लगे। और जब दोनों एक दूसरे पर रिएक्ट करने में व्यस्त होते हैं, वह शांति से सेंटर पोजीशन पर बैठ जाता है, जहां से सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। कंपैरिजन ट्रिगर्स। मैनिपुलेटर जानता है कि कंपैरिजन से ज्यादा कोई चीज इंसान को अस्थिर नहीं करती। वह कैजुअली कहेगा, तू तो अच्छा करता है, पर वो डिटेल में ज्यादा जाता है, या तू थोड़ा इमोशनल है, वो प्रैक्टिकल है। यह वाक्य सामान्य लगते हैं, पर उनके पीछे एक मनोवैज्ञानिक जाल छिपा होता है। अब तुम प्रूव करने लगते हो कि तुम भी उतने ही केपेबल हो, यानी तुम मैनिपुलेटर की अप्रूवल के लिए परफॉर्म करने लगते हो, जबकि उसे अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे कंपैरिजन तुम्हारे बिहेवियर का ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। तुम्हारी एनर्जी कंपटीशन में खर्च होती है और मैनिपुलेटर उस राइवलरी की हीट से अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। कॉम्पिटिटिव जेलसी। मैनिपुलेटर जेलसी को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वह दोनों पक्षों को सटली कॉम्प्लीमेंट देता है, पर अलग अलग टोन में। एक से कहता है वो लकी है कि तेरे जैसा दोस्त मिला, दूसरे से कहता है तू तो असली बैकबोन है, बाकी तो बस दिखावा करते हैं। अब दोनों ही सोचते हैं कि वे मैनिपुलेटर के करीब हैं और दोनों वैलिडेशन पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तरह जेलसी लॉयल्टी में बदल जाती है। दोनों लोग अनजाने में उसी की ओर झुकते हैं जिसने उन्हें एक दूसरे से अलग दिखाया था। यह प्रोसेस सिंपल है। पहले कंपैरिजन, फिर इनसिक्योरिटी, फिर डिपेंडेंसी। और जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो मैनिपुलेटर बिना किसी एफर्ट के ग्रुप डायनामिक्स कंट्रोल करने लगता है। मीडियल पोजीशनिंग, इलिस कंट्रोल पोजीशनिंग। ट्रायंगुलेशन की सबसे सूक्ष्म ताकत है मिडिल पोजीशनिंग। मैनिपुलेटर मीडिएटर बनता है, मैं बस बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वह खुद को फेयर, न्यूट्रल और लॉजिकल दिखाता है, जबकि असल में नैरेटिव उसी का लिखा हुआ होता है। दोनों पक्ष उसकी बात पर भरोसा करते हैं और सीधे एक दूसरे से बात करने से बचने लगते हैं। अब कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट हो चुका है। उसके जरिए वह ब्रिज नहीं, फिल्टर बन जाता है। और जो फिल्टर कंट्रोल करता है वह ट्रूथ, परसेप्शन और डिसीजन तीनों को डिफाइन करता है। यहां से वह धीरे धीरे हर कॉन्फ्लिक्ट का नेसेसरी पार्ट बन जाता है। अब कोई भी इशू उसके बिना सॉल्व नहीं होता और यहीं से कंट्रोल पूरा हो जाता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज पावर सोर्स। ट्रायंगुलेशन का आखिरी और सबसे खतरनाक पहलू है कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल बनाना। मैनिपुलेटर केओस से डरता नहीं, वह केओस से ऊर्जा लेता है। वह दो लोगों को इस तरह कंफ्यूज करता है कि वे एक दूसरे से सफाई मांगते रहें और वह बीच में शांति से बैठकर दोनों का ट्रस्ट ले ले। कभी वह कहेगा मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, पर लोग बात कर रहे हैं। अब दोनों में शक पैदा होता है, कम्युनिकेशन टूटता है और डिपेंडेंसी बढ़ती है। जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना ज्यादा कंट्रोल। वह मीडिएटर बनकर सबकी नजरों में सॉल्यूशन लगता है, जबकि असल में वही प्रॉब्लम का आर्किटेक्ट होता है। हाउ टू ब्रेक द ट्रायंगल। ट्रायंगुलेशन तभी टूटती है जब कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो जाए। जब कोई कहे उसने तेरे बारे में ये बोला, तो कामली जवाब दो मैं उससे खुद बात कर लूंगा। यह सिंपल लाइन मैनिपुलेटर की पूरी स्ट्रक्चर तोड़ देती है। उसकी ताकत तुम्हारे और दूसरों के बीच दूरी में है। सीधी बात वही चीज है जिससे उसका खेल खत्म होता है, क्योंकि ट्रायंगुलेशन में सेंटर वही रहता है जब तक दो लोग एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं करते। निष्कर्ष, ट्रायंगुलेशन कोई लाउड मैनिपुलेशन नहीं है, यह सटल आर्ट है। डिवाइड एंड रूल का रिफाइंड वर्जन। यह पावर डोमिनेंस से नहीं, परसेप्शन इंजीनियरिंग से हासिल की जाती है।
वह खुद को हेल्पर, पीस कीपर या ऑनेस्ट मीडिएटर कहेगा, लेकिन असल में उसका मकसद सिंपल है, तुम्हें दूसरे से दूर रखना और खुद को अपरिहार्य बनाना। चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या ऑफिस। जब कोई तुम्हें किसी तीसरे से कंपेयर करे, किसी के बारे में कुछ फुसफुसाकर कहे या हर कॉन्फ्लिक्ट में खुद को बीच में रखे, तो समझ लो खेल शुरू हो चुका है। ट्रायंगुलेशन का हर एंड एक ही जगह पहुंचता है, जहां दो लोग एक दूसरे पर शक करते हैं और तीसरा व्यक्ति कंट्रोल में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। डिवाइड एंड रूल सिर्फ राजनीति नहीं, यह मानव मन का सबसे पुराना हथियार है। चैप्टर 8, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, सीक्रेट माइनिंग। हर मैनिपुलेटर का सबसे शक्तिशाली हथियार जानकारी होती है, लेकिन वह यह हथियार जबरदस्ती नहीं, भरोसे से हासिल करता है। कुछ लोग तुम्हें सुनते हैं क्योंकि वे परवाह करते हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि तुम्हें कहां चोट लगती है। वे ध्यान से सुनते हैं, सही वक्त पर सिंपैथी देते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी कहानी के हर दर्दनाक हिस्से का नक्शा अपने पास रख लेते हैं। यह दिखने में एम्पैथी है, पर असल में यह इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन यानी सीक्रेट माइनिंग की प्रक्रिया है। मैनिपुलेटर का मकसद तुम्हारे राज चुराना नहीं, बल्कि तुम्हारे इमोशंस को मैप करना होता है। वह तुम्हें समझता नहीं, स्कैन करता है। हर बात, हर एक्सप्रेशन, हर पॉज उसके लिए डेटा है। वह जानना चाहता है कि कौन सा वर्ड तुम्हें हर्ट करता है, कौन सी मेमोरी तुम्हें गिल्ट में डालती है और किस बात पर तुम्हारा डिफेंस गिर जाता है। क्योंकि एक बार उसने यह जान लिया, तो तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए उसे कुछ और नहीं चाहिए। ट्रॉमा फिशिंग। मैनिपुलेटर का पहला कदम होता है ट्रॉमा फिशिंग। तुम्हारे पास्ट से वो पार्ट्स निकालना जो तुम्हें आज तक हैवी लगते हैं। वह केयरिंग टोन में पूछेगा, तू पहले कभी किसी से हर्ट हुआ है, या तेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे क्या? ये सवाल सिंपैथी जैसे लगते हैं, पर असल में वे तुम्हारे अंदर के ब्रोकन पीसेस की पहचान कर रहे होते हैं। तुम खुलते हो, बताते हो, और उसे लगता है वह तुम्हें समझ रहा है। असल में वह तुम्हारे इमोशनल वीक पॉइंट्स की लिस्ट बना रहा होता है। तुम्हारा ट्रस्ट उसकी माइनिंग टूल बन चुका है, और जब वो जान लेता है कि कौन सी बात तुम्हें ट्रिगर करती है, वह उन ट्रिगर्स को भविष्य में कंट्रोल स्विच की तरह इस्तेमाल करेगा। ट्रॉमा फिशिंग एक साइलेंट इंटरव्यू है, जहां सवाल प्यार के लहजे में पूछे जाते हैं, पर जवाब कंट्रोल के लिए जमा किए जाते हैं। इमोशनल नोट टेकिंग। तुम्हारे एक्सप्रेशंस उसकी डिक्शनरी। मैनिपुलेटर सिर्फ ये नहीं सुनता कि तुम क्या कहते हो, वह यह भी ऑब्जर्व करता है कि तुम कैसे कहते हो। कौन सा टॉपिक आते ही तुम्हारी आंखें झुक जाती हैं, कब तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, कब तुम हंसी के पीछे डिस्कंफर्ट छिपाते हो। वह ये सब नोट करता है, शब्दों में नहीं, मेमोरी में। हर इमोशन, हर रिएक्शन एक क्यू बन जाता है। तुम्हें लगता है कि वह एम्पैथेटिक है, लेकिन वह अंदर ही अंदर तुम्हारा इमोशनल प्रोफाइल तैयार कर रहा होता है। कौन सी बात गिल्ट जगाती है, कौन सी एंगर, कौन सी फियर। कभी वह तुम्हें थोड़ा प्रोवोक करता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम्हारा लिमिट कहां तक है। यह एक प्रयोग है, कैसे तुम रिएक्ट करते हो, कब तुम्हारा टोन टूटता है, किस तरह के इंसल्ट पर तुम साइलेंस में चले जाते हो। वह यह सब याद रखता है, क्योंकि यह डेटा उसके लिए फ्यूचर लेवरेज है। इमोशनल नोट टेकिंग दिखने में केयर है, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग है। एक ब्लूप्रिंट कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। डिलेड वेपनाइजेशन। जब सिंपैथी फ्यूचर में हथियार बन जाती है, मैनिपुलेटर के पास पेशेंस होता है। वह जो सुनता है उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करता, वह इंतजार करता है, सही वक्त, सही मूड और सही वल्नरेबिलिटी के क्षण का। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर होता है, वह वही बात सटली वापस लाता है, तू हमेशा ऐसे ही करता है। याद है, तूने बताया था बचपन में भी लोग तुझसे दूर हो गए थे। बस एक वाक्य और तुम इमोशनली बैकफुट पर आ जाते हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें रिमाइंड कर रहा है, लेकिन असल में वह तुम्हें इमोशनली डिसार्म कर रहा होता है। वह तुम्हारे पुराने घाव को छूता है ताकि तुम गिल्ट या रिग्रेट में लौट जाओ। वह जगह जहां तुम आसानी से इन्फ्लुएंस किए जा सकते हो।
यह डिलेड वेपनाइजेशन का असली मकसद यही है, तुम्हारे पास्ट को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना। वह तुम्हारे दर्द को नहीं भूलता, क्योंकि वही तो उसका कंट्रोल बटन है। द साइकोलॉजी ऑफ सीक्रेट माइनिंग। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इसलिए सफल होती है क्योंकि इंसान सुने जाने की क्रेविंग रखता है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे इनर वर्ल्ड को समझे, हमारा पेन वैलिडेट करे। मैनिपुलेटर इसी क्रेविंग का फायदा उठाता है। वह एम्पैथी का रोल प्ले करता है। सॉफ्ट टोन, जेन्युइन आई कांटेक्ट, डीप लिसनिंग, और तुम धीरे धीरे खुलते जाते हो। हर बार जब तुम कोई सीक्रेट शेयर करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कनेक्शन बना रहे हो, लेकिन वह कनेक्शन नहीं, सबमिशन का पहला चरण होता है। वह तुम्हारे अंदर यह इल्यूजन पैदा करता है कि तुम उसके साथ सुरक्षित हो, जबकि असल में तुम खुद को उसके कंट्रोल के लिए खोल चुके हो। उसकी सबसे सटल स्किल यही है कि वह तुम्हें कंफर्टेबल इनफ टू कन्फेस बनाता है। वह तुम्हें कभी पुश नहीं करता, बस पेशेंटली इंतजार करता है कि तुम खुद ही वो इंफॉर्मेशन दे दो जो उसे चाहिए। यह वॉलंटरी सबमिशन है, और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। रिकॉग्नाइजिंग द एक्सट्रैक्टर। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर को पहचानना आसान नहीं होता। वह बहुत पोलाइट, बहुत प्रेजेंटेबल, बहुत इंटरेस्टेड लगता है। वह हर बात पर हम करता है और बीच बीच में वैलिडेशन देता है। तूने बहुत कुछ झेला है यार, या तू वाकई सेंसिटिव है, सबको नहीं समझ आता। पर ध्यान दो, वह कभी अपने बारे में कुछ शेयर नहीं करता। उसकी एम्पैथी एक तरफा होती है। वह तुम्हें ओपन करता है, खुद बंद रहता है। वह तुम्हारी कहानी सुनना चाहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कहानी उसे मिलेगी, उतने ज्यादा स्ट्रिंग्स उसके हाथ में होंगे। और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे सीक्रेट सेफ हैं, वह उन्हें तुम्हारे बिहेवियर के अगेंस्ट सटल प्रेशर पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल करेगा। एंड गेम। इंफॉर्मेशन एज पावर। मैनिपुलेशन की हर फॉर्म का गोल कंट्रोल है, लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में कंट्रोल सबसे इनविजिबल होता है। यह कोई फाइट नहीं, कोई थ्रेट नहीं, सिर्फ बातचीत, सुनना और धीरे धीरे ट्रस्ट का इल्यूजन। एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे हर इमोशनल रिएक्शन की स्क्रिप्ट उसके पास है। वह जानता है कब तुम्हें गिल्ट में डालना है, कब सिंपैथी दिखाकर इन्फ्लुएंस करना है, और कब तुम्हारे सीक्रेट्स के डर से तुम्हें शांत रखना है। यही है सीक्रेट माइनिंग का अल्टीमेट आउटकम। तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए अब उसे कुछ कहना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के ट्रिगर्स को ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुका होता है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कोई बातचीत नहीं, यह डेटा संग्रह है, डिस्गाइज्ड ए कनेक्शन। हर बार जब कोई तुम्हारे दर्द में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाए, तो याद रखना, शायद वह सुन नहीं रहा, बस खामोशी से तुम्हारी कमजोरियों का नक्शा बना रहा है। चैप्टर 9। गिल्ट ट्रिपिंग। मैनिपुलेशन की दुनिया में सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो दिल को पकड़कर दिमाग पर असर करे। गिल्ट ट्रिपिंग ऐसी ही तकनीक है जहां इंसान के भीतर की सबसे कोमल चीज, एम्पैथी, को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यह कोई जोरदार हमला नहीं होता, यह धीरे धीरे गिल्ट की परतें चढ़ाने वाला इमोशनल सफोकेशन होता है। तुम्हें लगता है कि तुम इनसेंसिटिव, सेल्फिश या हार्टलेस हो गए हो, जबकि असल में तुम सिर्फ कंट्रोल की जाल में फंस चुके हो। गिल्ट ट्रिपिंग को हार्ट सेंटर्ड मैनिपुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका हथियार इमोशन है। यह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे मॉरल सेंस और तुम्हारे केयर करने की क्षमता को हाईजैक कर लेता है। मैनिपुलेटर को तुम्हें गिराने के लिए कुछ प्रूव नहीं करना होता, बस इतना करना होता है कि तुम खुद पर शक करने लगो। मॉरल फ्रेमिंग। गिल्ट ट्रिपिंग की शुरुआत होती है मॉरल फ्रेमिंग से, जहां मैनिपुलेटर हर इश्यू को नैतिकता के लेंस से दिखाता है। वह कहेगा, मैंने तो तेरे लिए सब किया और तूने बदले में क्या किया, या अच्छे लोग ऐसे नहीं करते। ये वाक्य तुम्हारे कॉन्शियंस पर सीधा वार करते हैं। तुम लॉजिकल जवाब नहीं देते, इमोशनल जस्टिफिकेशन देने लगते हो। अब बहस फैक्ट्स पर नहीं, मोरालिटी पर चलती है। और मॉरल टेरिटरी में मैनिपुलेटर हमेशा जीतता है, क्योंकि वह खुद को पीड़ित और तुम्हें बेपरवाह दिखाता है। मॉरल फ्रेमिंग का मकसद तुम्हें गलत ठहराना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने गिल्ट से डराना है। एक बार गिल्ट ट्रिगर हो जाए, तो मैनिपुलेटर को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद ही उसकी बात मान लेते हो। सिर्फ
यह साबित करने के लिए कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। कैरेक्टर क्वेश्चनिंग। जब गिल्ट सीधा काम नहीं करता, तो मैनिपुलेटर तुम्हारे कैरेक्टर पर सटल डाउट डालता है। वह कहेगा, पहले तू ऐसा नहीं था, या अब तू बहुत सेल्फिश हो गया है। यह एक्यूजेशन तुम्हारे पूरे सेल्फ इमेज को हिलाता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे अच्छा, लॉयल और केयरिंग माना जाए। मैनिपुलेटर इसी चाह का इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारे पुराने वर्जन को आदर्श बनाता है, वह वर्जन जो उसके कंट्रोल में था, और अब वह तुम्हें उसी पास्ट सेल्फ से कंपेयर करता है, ताकि तुम्हें शर्म महसूस हो और तुम फिर से वही बन जाओ जो उसके लिए कन्वीनियंट था। कैरेक्टर क्वेश्चनिंग गिल्ट की सबसे रिफाइंड फॉर्म है, क्योंकि यह तुम्हें लॉजिकल डिफेंस का मौका नहीं देती। यह कहती है, मसला बिहेवियर का नहीं, पर्सनैलिटी का है। और जब कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी पर डाउट करे, तो डिफेंस से ज्यादा गिल्ट आता है। इनवैलिडेशन लूप। गिल्ट ट्रिपिंग की असली शक्ति इनवैलिडेशन लूप में होती है। यह एक एंडलेस सर्कल है, जहां तुम अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो और सामने वाला तुम्हारे हर डिफेंस को नए एक्यूजेशन में बदल देता है। तुम कहते हो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह जवाब देता है, तू हमेशा यही कहता है। गलती के बाद स्पष्टीकरण। तुम बोलो, मैं थका हुआ था। वह कहेगा, तू सिर्फ अपनी थकान देखता है, मेरा स्ट्रेस नहीं। अब तुम डिफेंड नहीं कर रहे, तुम कन्फेस कर रहे हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या नहीं। हर बार जब तुम अपनी बात रखते हो, वह गिल्ट बढ़ाने का नया रास्ता निकालता है। यह लूप इसलिए काम करता है क्योंकि तुम ये साबित करने में लगे रहते हो कि मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन उस कोशिश में तुम आर्ग्यूमेंट हार चुके होते हो, क्योंकि तुम उसी गिल्ट के नैरेटिव में खेल रहे हो जो उसने बनाया है। इमोशनल एग्जॉस्शन। हर गिल्ट ट्रिप का अंत एग्जॉशन में होता है। तुम सोचते सोचते थक जाते हो कि क्या सच में गलती मेरी थी या मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तुम सफाई देते देते इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, और फिर एक पल आता है जब तुम बस बोलते हो, ठीक है, मेरी गलती। वह ठीक है, सरेंडर नहीं लगता, लेकिन वही मोमेंट मैनिपुलेटर का जीत का पल होता है। अब उसे गिल्ट जगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद गिल्ट महसूस करना सीख चुके हो। यह इमोशनल कंडीशनिंग बन जाती है। अगली बार जब वह दुखी टोन में कहेगा, तू अब वैसा नहीं रहा, तो तुम खुद ही बिहेव करने लगोगे जैसे कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। गिल्ट ट्रिपिंग का असली मकसद तुम्हें बैड महसूस कराना नहीं, बल्कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल महसूस कराना है, उसके इमोशंस, उसके हालात और उसकी खुशियों के लिए। और जब कोई तुम्हें इमोशनली रिस्पॉन्सिबल बना देता है, तो तुम्हारे डिसीजंस अब तुम्हारे नहीं रहते। गिल्ट एज अ चेन और एम्पैथी उसकी कुंजी। मैनिपुलेटर एम्पैथी को वीकनेस नहीं, वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि जितना तुम सेंसिटिव हो, उतना ही तुम गिल्ट में जल्दी गिरते हो। वह तुम्हारे दिल की अच्छाई को गिल्ट मैग्नेट बना देता है। हर बार जब तुम डिस्टेंस बनाना चाहो, वह एक इमोशनल लाइन छोड़ देता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है, और तुम फिर से जस्टिफाई करने लगते हो। धीरे धीरे गिल्ट तुम पर हावी हो जाता है और एम्पैथी तुम्हारा बंधन बन जाती है। ब्रेकिंग द गिल्ट साइकिल। इस साइकिल से निकलने का पहला कदम है रिकॉग्निशन। हर बार जब कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार हो, रुको, सोचो, क्या यह सच में तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्या तुम्हें गिल्ट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है? सच्ची एम्पैथी समझ से आती है, लेकिन गिल्ट ट्रिपिंग ओनरशिप से। जहां एम्पैथी म्यूचुअल होनी चाहिए, वहां गिल्ट मैनिपुलेशन बन जाती है। एक बार जब तुम ये डिस्टिंक्शन समझ लेते हो, तो गिल्ट कंट्रोल का टूल नहीं रह जाता, वह सिर्फ इमोशन रह जाता है। और इमोशन तुम्हें गाइड कर सकता है, लेकिन गवर्न नहीं। गिल्ट ट्रिपिंग दिल को छूकर कंट्रोल करने की कला है, जहां प्यार, कंसर्न और मॉरल अपील के पीछे एक गुप्त उद्देश्य छिपा होता है, तुम्हें शर्मिंदा करके आजाद इच्छा को मार देना। हर बार जब कोई कहे, मैंने तेरे लिए इतना किया, या तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा, तो याद रखना, शायद ये प्यार नहीं, बस गिल्ट का इनविजिबल लीश है जो तुम्हें पकड़कर रखता है। यह वही खेल है जहां केयर दिखाई देता है, पर कंट्रोल महसूस होता है। चैप्टर 10, साइलेंट ट्रीटमेंट।
मैनिपुलेशन की हर चाल आवाज नहीं करती, कुछ इतनी खामोश होती है कि उनका असर सिर्फ दिल की धड़कन में महसूस होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट वही रणनीति है जहां कंट्रोल किसी चीख या गुस्से से नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाए गए सन्नाटे से किया जाता है। ये वो खेल है जिसमें कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन हर चुप्पी में सजा छिपी होती है। तुम बोलना चाहते हो, समझाना चाहते हो, पर सामने सिर्फ ठंडा मौन होता है। धीरे धीरे तुम सवाल करने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं सच में दोषी हूं? यही उस कंट्रोल का पहला चरण है, जब तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी है और वही खामोशी तुम्हारी सजा है। साइलेंट ट्रीटमेंट को सबसे शांत हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दर्द शब्दों से नहीं, एब्सेंस से दिया जाता है। यह मन को इमोशनली भुखमरी की हालत में डाल देता है, जहां अप्रूवल और अटेंशन ऑक्सीजन जैसे बन जाते हैं। इमोशनल डिप्रिवेशन। मैनिपुलेटर जानता है कि इंसान को चोट इंसल्ट से नहीं, अनदेखे जाने से ज्यादा लगती है, इसलिए वह संवाद बंद कर देता है। न कोई मैसेज, न कोई रिप्लाई, बस एक लंबी ठंडी चुप्पी। यह साइलेंस पैसिव एग्रेशन नहीं, कैलकुलेटेड स्टारवेशन है। यह तुम्हारे दिमाग को इस सवाल में फंसा देता है, मैंने क्या किया जो वो ऐसा बर्ताव कर रहा है? तुम अपने हर एक्शन पर डाउट करने लगते हो। ये वही मोमेंट है जहां से कंट्रोल शुरू होता है। इमोशनल डिप्रिवेशन तुम्हारे अंदर एक नीड स्टेट बनाता है। तुम्हें कम्युनिकेशन की भूख लगती है, और जब वह इवेंचुअली बात करता है तो तुम उस छोटे से जेस्चर को रिलीफ की तरह महसूस करते हो। अब उसका हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए रिवॉर्ड बन जाता है। तुम्हारा माइंड कंडीशन हो चुका है। साइलेंस मीन्स पनिशमेंट एंड अटेंशन मीन्स सेफ्टी। वैलिडेशन, डेस्परेशन। साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे सटल असर यह है कि यह तुम्हें वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट बना देता है। जब कोई तुम्हारे इमोशंस काट देता है, तुम उसकी नोटिस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम अपोलोजाइज करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, कभी खुद को ब्लेम करते हो, सिर्फ इसलिए कि वो फिर से बात करे। यह साइकोलॉजिकल डेस्परेशन है। तुम्हारा दिमाग कम्युनिकेशन को सर्वाइवल से जोड़ लेता है। हर इग्नोर्ड मैसेज, हर कोल्ड रिस्पॉन्स तुम्हें एंग्शियस बनाता है। और फिर जब वो थोड़ी सी वार्मथ दिखाता है, तो डोपामिन स्पाइक तुम्हें यकीन दिलाता है कि अब सब ठीक है। यही साइकिल वैलिडेशन एडिक्शन की जड़ है। तुम्हारा बिहेवियर अब उसकी अटेंशन पर डिपेंड करता है। कब वो बोलेगा, कैसे बोलेगा, बोलेगा भी या नहीं। यह एडिक्शन वही केमिकल लूप बनाती है जो किसी टॉक्सिक ड्रग में होता है। हाई, विड्रॉल एंड क्रेविंग अगेन। पावर रीइंफोर्समेंट, कंट्रोल बाय विड्रॉल। मैनिपुलेटर साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पनिशमेंट नहीं, पावर रीइंफोर्स करने के लिए करता है। वह जानता है कि साइलेंस से तुम्हारा माइंड अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल माइंड सबसे आसान टारगेट है। हर बार जब वो कम्युनिकेशन रोकता है, वह तुम्हारे भीतर हेल्पलेसनेस इम्प्रिंट छोड़ता है। अब जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तुम डरोगे कि वह फिर से बात बंद न कर दे, तो तुम पहले से ही सॉफ्ट हो जाते हो, अपोलोजाइज करते हो, एडजस्ट करते हो, ताकि उस सन्नाटे की वापसी ना हो। यह वही कंडीशनिंग है जो किसी कंट्रोल सिस्टम को स्थायी बनाती है। अब उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, उसका साइलेंस ही कमांड बन जाता है। वह डिस्टेंस रखकर तुम्हारे इमोशनल सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है कि ओबीडियंस, इप्टी कम्युनिकेशन, रेजिस्टेंस, ईल आइसोलेशन। यह साइलेंट कंट्रोल वर्बल मैनिपुलेशन से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर गिल्ट और रिलीफ दोनों को साथ में एक्टिवेट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ठीक कर रहे हो, जबकि तुम बस उसकी इम्पोज्ड रूल्स फॉलो कर रहे हो। डिपेंडेंसी डीपनिंग। जब सन्नाटा ही कनेक्शन बन जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे खतरनाक आउटकम यह है कि विक्टिम खुद उस मैनिपुलेटर से इमोशनली और जुड़ जाता है, क्योंकि हर बार कम्युनिकेशन लौटने पर तुम्हारा दिमाग उसे कंफर्ट मान लेता है। अब वही व्यक्ति तुम्हारे पेन का कारण भी है और तुम्हारे कंफर्ट का सोर्स भी। यह ड्युअलिटी तुम्हें परमानेंटली वल्नरेबल बना देती है। तुम सोचते हो, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो वो हमेशा बात करेगा। ये इल्यूजन तुम्हारे बिहेवियर को रीप्रोग्राम कर देता है। अब तुम्हारे डिसीजंस, टोन, रिएक्शंस सब इस एक फियर पर आधारित है, वो फिर से चुप ना हो जाए। यही है साइलेंट ट्रीटमेंट की असली जीत। जब तुम्हें साइलेंस से डर लगने लगता है, और वही डर
तुम्हें आज्ञाकारी बना देता है। द साइकोलॉजी ऑफ क्वाइट पनिशमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट का साइकोलॉजी सिंपल लेकिन घातक है। यह तुम्हारे इमोशनल इक्विलिब्रियम को तोड़कर तुम्हें डिपेंडेंसी में बदल देता है। मैनिपुलेटर का साइलेंस तुम्हारे भीतर सेल्फ ब्लेम जगाता है। शायद मुझसे गलती हुई। और गिल्ट वही फ्यूल है जिससे कंट्रोल चलता है। जितना ज्यादा तुम समझाने की कोशिश करते हो, वह उतना ज्यादा डिस्टेंट हो जाता है। और जब तुम फाइनली थककर हार मानते हो, वह काम होकर लौटता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम्हें रिलीफ मिलता है, लेकिन वह रिलीफ खुद एक लीश बन चुका है। ब्रेकिंग द साइलेंस साइकिल इस मैनिपुलेशन को रोकने का पहला कदम है। उस साइलेंस को इमोशनल लैंग्वेज मानना बंद करो। हर चुप्पी तुम्हारी गलती का सिग्नल नहीं होती। कभी कभी साइलेंस कंट्रोल का हथियार होती है। जब कोई बात बंद करे, तो खुद को ब्लेम करने के बजाय ऑब्जर्व करो। क्या हर बार कन्फ्लिक्ट में यही पैटर्न दोहराया जाता है? क्या कम्युनिकेशन हमेशा उसकी परमिशन पर निर्भर है? अगर हाँ, तो यह रिलेशनशिप नहीं, एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट है जहां तुम सब्जेक्ट हो। बाउंड्री सेटिंग सबसे बड़ा एंटीडोट है। अगर कोई बार बार तुम्हें इग्नोर करके कंट्रोल करता है, तो उसे बता दो कि साइलेंस तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेगा। फिर चाहे उसका ईगो आहत हो या कंफर्ट जोन टूटे, तुम्हारा डिग्निटी इंटैक्ट रहेगा। साइलेंट ट्रीटमेंट वो सजा है जो शब्दों के बिना दी जाती है। यह नॉइस से नहीं, एब्सेंस से मारती है। यह तुम्हें गलत नहीं कहती, बल्कि तुम्हें यह महसूस करवाती है कि तुम इतने महत्वहीन हो कि बोलने के लायक भी नहीं। लेकिन याद रखो, कभी कभी खामोशी दूसरों की नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तुम किसी की चुप्पी से डरना छोड़ देते हो, उसी पल वो चुप्पी अपनी ताकत खो देती है। यही है साइलेंट ट्रीटमेंट का असली सच। पनिशमेंट विदाउट वर्ड्स, लेकिन इफेक्ट विदाउट लिमिट। चैप्टर 11, आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। मैनिपुलेशन का अंतिम चरण सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा होता है। आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। यहां हमला तुम्हारे दिमाग पर नहीं, तुम्हारे संपर्क पर होता है। तुम्हें अकेला महसूस नहीं कराया जाता, तुम्हें अलग कर दिया जाता है, धीरे धीरे, बिना किसी सीधे टकराव के, ताकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़ो, तो तुम्हारे आसपास बस वही व्यक्ति बचे जिसने यह सब शुरू किया था। आइसोलेशन कंट्रोल की वह अवस्था है जहां मैनिपुलेटर तुम्हें इतना इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है कि तुम्हारा पूरा सोशल वर्ल्ड उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम सोचते हो कि उसने सबके बीच से तुम्हें चुना है, जबकि असल में उसने सबको हटाकर तुम्हें अपने ऑर्बिट में खींच लिया है। यह डोमिनेंस का सबसे रिफाइंड रूप है, जहां चेन दिखती नहीं, लेकिन तुम्हारे हर डिसीजन से लटकती है। सोशल सर्कल डिस्कनेक्शन। मैनिपुलेटर कभी तुम्हें नहीं कहेगा सबसे दूर रहो। वह सबटल टोन में बोलेगा, तेरे दोस्त तुझे समझते नहीं, तेरी फैमिली हमेशा तेरे खिलाफ रही है, या मैं ही हूं जो तुझे सच में जानता हूं। यह शुरुआत सिंपैथी जैसी लगती है, जैसे कोई तुम्हारे दर्द को समझ रहा हो, लेकिन असल में वह तुम्हारे दिमाग में डाउट बो रहा होता है। हर बार जब तुम किसी और से मिलना चाहो, वह तुम्हें गिल्ट में डाल देता है। मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूं और तू उनके पास जा रहा है। धीरे धीरे तुम खुद ही मिलने जुलने से कतराने लगते हो। कभी इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट से बचो, कभी इसीलिए कि उसे हर्ट न करो। और यही वो मोमेंट होता है जहां आइसोलेशन शुरू हो जाता है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बस इमोशनल इंजीनियरिंग से, अब तुम्हारा वर्ल्ड श्रिंक हो चुका है। जो पहले कई आवाजें थीं, अब बस एक बची है, उसकी। यह सोशल कंट्रोल का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि यह तुम्हें अकेला नहीं, अवेलेबल बनाता है, सिर्फ उसके लिए। फियर ऑफ अबैंडनमेंट ट्रिगरिंग। हर इंसान के भीतर एक मूलभूत डर होता है, छूट जाने का, त्याग दिए जाने का। मैनिपुलेटर इसी फियर को पकड़िडाता है। वह ऐसे मोमेंट्स चुनता है जहां तुम्हें इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत हो। वह पहले क्लोजनेस देता है, फिर अचानक डिस्टेंस बना लेता है। तुम डरते हो कि वो चला ना जाए, और इसी डर में तुम और क्लिंगी बन जाते हो। वह इस बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट की तरह इस्तेमाल करता है। हर बार जब तुम अपनी स्वतंत्रता दिखाते हो, वह विड्रॉल कर देता है। और हर बार जब तुम झुकते हो, वह थोड़ा अटेंशन देता है।
अब तुम्हारा दिमाग ये पैटर्न सीख चुका है। अगर मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा तो वो चला जाएगा। यह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, अटैचमेंट रिप्रोग्रामिंग है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट तुम्हें आइसोलेटेड रखता है, क्योंकि अब तुम्हारा सर्वाइवल उसी की अप्रूवल से जुड़ गया है। तुम दूसरों से नहीं जुड़ते क्योंकि तुम किसी और को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते। ये डिपेंडेंस इतनी गहरी होती है कि अगर कोई और केयर भी दिखाए तो तुम्हें गिल्ट होता है। वो नाराज हो जाएगा अगर उसे पता चला। इस तरह तुम्हारा सोशल इंस्टिंक्ट हाईजैक हो चुका होता है और तुम्हारा लॉयल्टी सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाता है। डिपेंडेंसी लूप कंप्लीशन। आइसोलेशन का अंतिम चरण है डिपेंडेंसी लूप, एक साइकोलॉजिकल सिस्टम जो तुम्हें पूरी तरह मैनिपुलेटर पर सेंटर्ड रखता है। अब तुम्हारे इमोशंस का रेगुलेटर वही है। वह अगर खुश है तो तुम सेफ महसूस करते हो। वह अगर दूर हो जाए तो तुम एंजाइटी में चले जाते हो। तुम्हारा मूड, चॉइसेस, रिएक्शंस सब उसी की एनर्जी पर निर्भर है। वह यह इल्यूजन बनाए रखता है कि मैं ही तेरे साथ हूं जब सब दूर चले गए। पर सच्चाई यह है कि उसने ही सबको दूर किया है। अब तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव नहीं बचा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हें मिरर दिखा सके। तुम्हारा सेल्फ परसेप्शन पूरी तरह उसके नैरेटिव से बना है। डिपेंडेंसी लूप का अर्थ है कंट्रोल विदाउट रेजिस्टेंस, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर विरोध करने की इच्छा भी गिल्ट में बदल चुकी है। अगर तुम थोड़ी डिस्टेंस बनाते हो तो वही पुराना डायलॉग लौट आता है, मैं ही तेरे लिए बचा हूं और तू मुझे भी खो देगा। यह गिल्ट, फियर और लॉयल्टी का क्लोज्ड सर्किट है जो मैनिपुलेटर को तुम्हारे जीवन का सेंट्रल अथॉरिटी बना देता है। अब वो न तुम्हें धमकाता है न फोर्स करता है, बस तुम्हारे अंदर ये कंडीशनिंग एक्टिवेट करता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो। द साइकोलॉजी ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन स्ट्रैटेजी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह दिखने में केयर की तरह लगती है। वह कहता है मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं, जबकि असल में वह तुम्हारे सोशल ऑक्सीजन वाल्व्स बंद कर रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कनेक्शन प्योर है, पर वह एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट बनाता है जहां हर इमोशन उसी से होकर गुजरता है। यहां अफेक्शन और कंट्रोल का अंतर मिट जाता है। वह तुम्हें जितना ज्यादा अपना बनाता है, तुम उतना ही बाकियों से दूर होते जाते हो। यह प्रोसेस लीनियर नहीं, साइक्लिकल होती है। हर आइसोलेशन के बाद गिल्ट आता है, हर गिल्ट के बाद रीएश्योरेंस, और हर रीएश्योरेंस के बाद और गहरी आइसोलेशन। ब्रेकिंग द आइसोलेशन वेब इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है दूसरे पर्सपेक्टिव्स को फिर से सुनना शुरू करना। वो लोग जिनसे तुमने दूरी बना ली शायद अब भी वहां हैं। मैनिपुलेटर चाहता है कि तुम्हें लगे कि सब बदल गए, लेकिन असल में बस तुम्हारा परसेप्शन बदला गया है। आइसोलेशन से हीलिंग तभी शुरू होती है जब तुम एक्सक्लूसिव लॉयल्टी को शेयर्ड रियलिटी से बदलते हो, क्योंकि सच्चा कनेक्शन पॉजिटिव नहीं होता, वह तुम्हें बढ़ने की जगह देता है। जो रिश्ता तुम्हें बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट करे, वह रिश्ता तुम्हें खुद से भी डिस्कनेक्ट कर देता है। आइसोलेशन स्ट्रैटेजी वो स्टेज है जहां मैनिपुलेशन फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल कन्फाइनमेंट बन जाती है। यह प्यार की लैंग्वेज में कंट्रोल का ब्लूप्रिंट है, जहां सिर्फ मैं तुम्हारा हूं का वादा सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन असल में यह एक इनविजिबल केज है। यह अकेलापन नहीं है, यह क्यूरेटेड लोनलीनेस है, जहां हर दीवार किसी और ने बनाई और तुम सोचते रहे कि यह तुम्हारा चुनाव था। चैप्टर 12, नैरेटिव कंट्रोल। मैनिपुलेशन की दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। जो तुम्हारे बारे में कहानी गढ़ लेता है वह तुम्हारे सच को भी रीवराइट कर देता है। और जब किसी ने तुम्हारे बारे में नैरेटिव कंट्रोल हासिल कर लिया तो तुम जितना भी लड़ लो जीत नहीं सकते, क्योंकि लोग अब तुम्हारी असलियत नहीं, तुम्हारे वर्जन को देखते हैं, वह वर्जन जो उसने पहले ही डिफाइन कर दिया है। नैरेटिव कंट्रोल वह सटल सेरिब्रल मैनिपुलेशन है जहां ट्रूथ इररिलेवेंट हो जाता है। यह एक इनविजिबल एडिटिंग प्रोसेस है जहां तुम्हारी इमेज किसी और के शब्दों में शेप होती है, तुम्हारे रिएक्शंस उसी स्क्रिप्ट में विलेन दिखाए जाते हैं और तुम्हारा साइलेंस एडमिशन समझा जाता है। यह कंट्रोल न सिर्फ तुम्हारे बारे में बल्कि तुम्हारे खुद को देखने के तरीके पर भी असर डालता है।
धीरे धीरे तुम खुद अपनी कहानी का स्पेक्टेटर बन जाते हो, ऑथर नहीं। सोशल लेबलिंग। नैरेटिव कंट्रोल की शुरुआत होती है लेबलिंग से। मैनिपुलेटर तुम्हें किसी सरल लेकिन प्रभावशाली टैग में बांध देता है। थोड़ा अनस्टेबल है, बहुत इमोशनल है, या अटेंशन चाहता है। ये शब्द छोटे लगते हैं, पर ये परसेप्शन के बीज होते हैं। लोग इन लेबल्स को सत्यापित नहीं करते, वे बस रिपीट करते हैं। और एक बार जब तुम्हारा लेबल सेट हो जाता है, तो हर एक्शन उसी फ्रेम में इंटरप्रेट होता है। अगर तुम असर्टिव हो, तो कहा जाएगा, देखो, फिर गुस्सा हो गया। अगर तुम काम रहो, तो कहा जाएगा, देखो, अब गिल्ट में है। लेबलिंग एक मेंटल शॉर्टकट है। यह लोगों को तुम्हारे कॉम्प्लेक्स ट्रूथ से बचा लेती है और मैनिपुलेटर को तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन करने का लाइसेंस दे देती है। अब तुम चाहे कितना भी जेन्युइन रीजन दो, लेबल की दीवार तुम्हारी आवाज तक नहीं पहुंचने देती। रेपुटेशन फ्रेमिंग। लेबलिंग के बाद अगला चरण है रेपुटेशन फ्रेमिंग। यह वह आर्ट है जिसमें मैनिपुलेटर खुद को न्यूट्रल नैरेटर दिखाता है और तुम्हारे बारे में सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग शुरू करता है। वह फैक्ट्स नहीं बदलता, कॉन्टेक्स्ट बदल देता है। कहता है, हाँ, वो बहुत केपेबल है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, या वो अच्छा इंसान है, बस थोड़ा सेंसिटिव है। यह हाफ ट्रूथ स्ट्रेटेजी है, जहां कुछ सही बातें मिलाकर पूरी परसेप्शन डिस्टॉर्ट की जाती है। अब लोग तुम्हारे काम को तुम्हारे बिहेवियर के फिल्टर से देखेंगे, जो फिल्टर मैनिपुलेटर ने बना दिया है। तुम कुछ भी करो, तुम्हारी रेपुटेशन पहले से एडिटेड लेंस से जज होगी। यहां सबसे डेंजरस चीज यह है कि मैनिपुलेटर अपने आप को तुम्हारा सपोर्टर दिखाता है। वह पब्लिकली कहेगा, मैं तो बस चाहता हूं कि लोग इसे सही समझें, लेकिन उसकी हर बात तुम्हारे क्रेडिबिलिटी के अगेंस्ट सटल पॉइजन फैलाती है। धीरे धीरे तुम्हारा इमेज वीकन होता है और तुम्हें समझ नहीं आता कि लोग डिस्टेंस क्यों बना रहे हैं। रेपुटेशन फ्रेमिंग का जीनियस यही है। यह तुम्हें ओपनली बदनाम नहीं करता, बस इतना ट्विस्ट देता है कि लोग तुम पर भरोसा करने से पहले थोड़ा हेजिटेट करें। प्रीएम्प्टिव स्टोरी टेलिंग। नैरेटिव कंट्रोल का आखिरी और सबसे घातक वेपन है प्रीएम्प्टिव स्टोरी टेलिंग। मैनिपुलेटर जानता है कि जो पहले कहानी सुनाता है, वही फ्रेमिंग तय करता है। इसलिए वह हर संभावित कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले अपना वर्जन फैला देता है। वो थोड़ा परेशान चल रहा है आजकल, या अगर वो कुछ बोले तो दिल पर मत लेना। वो ओवर थिंक करता है। अब जब तुम अपनी बात रखते हो, तो सबके दिमागर में उसका वर्जन पहले से मौजूद होता है। तुम्हारा ट्रूथ अब डिफेंस बन गया है। तुम सफाई दे रहे हो, जबकि वह सिंपैथी बटोर रहा है। ये वही साइकोलॉजिकल चेस मूव है, जहां तुम्हारे शब्द चाहे कितने भी सही हो, रिएक्शन माने जाते हैं, रियलिटी नहीं। मैनिपुलेटर जानता है कि परसेप्शन हमेशा पहले वर्जन को पकड़ती है, करेक्शन को नहीं। और इसी प्रिंसिपल पर नैरेटिव कंट्रोल चलता है। पहले बोलो, टोन सेट करो, फिर बाकी लोग बस उसी पिच में सुनेंगे। द माइंड ट्रैप ऑफ नैरेटिव कंट्रोल। एक बार जब तुम्हारे बारे में फॉल्स नैरेटिव स्थापित हो जाता है, तो तुम उसका प्रिजनर बन जाते हो, क्योंकि अब हर प्रयास उसे बदलने का उसी नैरेटिव को और मजबूत करता है। तुम जितना डिफेंड करते हो, वह कहता है, देखा, यही तो मैं कह रहा था। तुम साइलेंस रखो तो, देखा, गिल्ट में है। तुम असर्टिव बनो तो, देखा, एग्रेसिव है। मैनिपुलेटर का पूरा सिस्टम इसी पैराडॉक्स पर टिका है, जहां हर रास्ता वापस कंट्रोल की तरफ जाता है। अब तुम्हें यह नहीं कहा जाता कि तुम गलत हो, तुम्हें यह महसूस कराया जाता है कि तुम्हारा वर्जन कभी क्रेडिबल नहीं था। नैरेटिव कंट्रोल परसेप्शन का ऐसा वायरस है ये, जो रियलिटी को इन्फेक्ट कर देता है। एक बार फैल जाए, तो लोग तुम्हारे बिहेवियर नहीं, तुम्हारे बारे में कही गई बातों को देखने लगते हैं। तुम्हारा ट्रूथ इरेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अब स्टोरी किसी और के हाथ में है। ब्रेकिंग द फ्रेम। नैरेटिव कंट्रोल से निकलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। पहला कदम है, रिएक्ट करना बंद करो। हर बार जब तुम सफाई देते हो, तुम मैनिपुलेटर के बनाए स्क्रिप्ट में प्ले कर रहे होते हो। इसके बजाय कामली अपने एक्शंस को कंसिस्टेंट रखो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, उसे दिखने की जगह चाहिए, और वह वक्त से आती है। दूसरा कदम, पब्लिक न्यूट्रलिटी।
जब मैनिपुलेटर तुम्हारे बारे में बात करे तो उसे काउंटर करने की बजाय उसके टोन को मिरर कर दो। अच्छा, उसने ऐसा कहा, दिलचस्प है। इतना ही काफी है। यह डिजार्मिंग रेस्पॉन्स उसका इमोशनल लेवरेज तोड़ देता है, क्योंकि उसे तुम्हारी रिएक्शन चाहिए, रेपुटेशन नहीं। तीसरा कदम, रिक्लेम नैरेटिव बाय क्रिएटिंग न्यू एविडेंस। पीपल बिलीव पैटर्न्स नॉट अपॉलॉजीज। हर कंसिस्टेंट एक्शन एक काउंटर स्टोरी लिखता है। धीरे धीरे वही लोग जो पहले डाउट करते थे तुम्हारे स्टेडीनेस से अपने ही परसेप्शन पर शक करने लगते हैं। कंक्लूजन, कहानी किसके पास है, शक्ति उसी के पास है। नैरेटिव कंट्रोल का मूल यही है। जो कहानी घड़ता है वही परसेप्शन घड़ता है, और परसेप्शन ही इस दुनिया की असली रियलिटी है। जो व्यक्ति दूसरों की नजरों में तुम्हारी छवि डिजाइन कर ले, वह तुम्हारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं छोड़ता। वह बस इतना करता है कि लोग तुम्हें देखने से पहले उसे सुन लें, और जब दुनिया तुम्हें उसके शब्दों में देखने लगे तो सच्चाई भी इरिलेवेंट हो जाती है। नैरेटिव कंट्रोल कोई जबरदस्ती नहीं है। यह एक क्राफ्टेड इल्यूजन है, जहां तुम्हारी पहचान किसी और की कहानी में सेकेंडरी कैरेक्टर बन जाती है। इसलिए याद रखना, अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखते तो कोई और तुम्हारे लिए लिख देगा, और वो वर्जन हमेशा उनके फायदे का होगा। चैप्टर 30, विक्टिम कार्ड। मैनिपुलेशन के सभी रूपों में सबसे रिफाइंड, सबसे पॉलिश्ड और सबसे मुश्किल पकड़ में आने वाला तरीका है विक्टिम कार्ड। यह वही आर्ट है जहां कमजोरी को शक्ति बना दिया जाता है और सहानुभूति को हथियार। मैनिपुलेटर यहां गुस्सा नहीं दिखाता, न सुपीरियोरिटी, वह दुख दिखाता है, और दुनिया दुख के आगे झुक जाती है। विक्टिम कार्ड मैनिपुलेशन का सौंदर्य इस बात में है कि यह इमोशनल इन्वर्जन पैदा करता है। यह रोल्स उलट देता है। गलती करने वाला खुद को पीड़ित दिखाता है, और जो सच बोलता है वही अपराधी नजर आता है। यह सिंपैथी के साइकोलॉजी पर आधारित कंट्रोल है, जहां टीयर्स, साइलेंस और गिल्ट एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दिखने में यह वल्नरेबिलिटी है, पर असल में यह स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक बार जब लोग किसी को पीड़ित मान ले तो वे उसके कर्म नहीं, उसके दर्द को न्याय का आधार बना लेते हैं, और यहीं से पावर शिफ्ट हो जाता है, बिना किसी कन्फ्रंटेशन, बिना किसी एग्रेशन के। इमोशनल इन्वर्जन। विक्टिम कार्ड की शुरुआत होती है इमोशनल इन्वर्जन से। यह वह चाल है जहां मैनिपुलेटर अपने एक्शंस को छुपाकर अपने इमोशंस को स्पॉटलाइट में रख देता है। वह कुछ गलत करेगा, इंसल्ट, लाई या बिट्रेयल, पर जैसे ही तुम उसे कन्फ्रंट करोगे वह टोन बदल देगा। मुझे लगा तू मुझे समझेगा, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मैं तो पहले से ही बहुत टूटा हुआ हूं। अब अचानक स्पॉटलाइट तुमसे हटकर उस पर चली जाती है। वह गलती करने वाला नहीं, अब दुखी दिखता है, और तुम जो सच कह रहे थे अब हाश लगते हो। ये वही मोमेंट होता है जहां गिल्ट तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। तुम सोचते हो शायद मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, पर असल में यही उसका टारगेट होता है, तुम्हें मॉरल कंफ्यूजन में डालना, ताकि गलत और सहानुभूति का फर्क मिट जाए। इमोशनल इन्वर्जन मैनिपुलेटर को दोहरा फायदा देती है, एक सिंपैथी और दूसरा मॉरल प्रोटेक्शन। अब कोई भी उसे क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि इतना दुखी इंसान कैसे मैनिपुलेटिव हो सकता है। सिंपैथी एज सोशल शील्ड। विक्टिम कार्ड का दूसरा स्टेज है सिंपैथी शील्ड, दया को आर्मर की तरह पहन लेना। मैनिपुलेटर दुनिया के सामने अपने दर्द की केयरफुली क्यूरेटेड कहानी रखता है। हर लाइन इमोशनली क्राफ्टेड होती है, थोड़ी सच्ची, थोड़ी बढ़ाई हुई, और पूरी तरह कैलकुलेटेड। वह बोलेगा, लोग मुझे समझते नहीं, या मैंने बस सबके लिए अच्छा चाहा था और बदले में मुझे धोखा मिला। यह नैरेशन दो काम करता है। पहला, यह दूसरों की सिंपैथी जीत लेता है। दूसरा, यह तुम्हें आइसोलेट कर देता है, क्योंकि अब अगर तुम कुछ कहो तो लोग तुम्हें अनसिंपैथेटिक समझेंगे। कहेंगे, इतना दुख झेलने वाले से तू इतनी सख्ती क्यों कर रहा है। यहीं से मैनिपुलेटर को सोशल इम्यूनिटी मिल जाती है। अब वह कुछ भी करे, समाज उसे ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उसके नैरेटिव में वो विक्टिम है, और विक्टिम कभी विलेन नहीं होता।
यह सिंपैथी मैनिपुलेशन इतनी गहराई से काम करती है कि विक्टिम कार्ड खेलने वाला खुद भी एक हद तक उस कहानी पर यकीन करने लगता है। वह खुद को मॉरल हीरो समझता है जो दुनिया की क्रूरटी के बावजूद दिल से अच्छा बना रहा। यह सेल्फ डिसेप्शन उसका सबसे बड़ा डिफेंस बन जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेशन। विक्टिम कार्ड का अल्टीमेट वेपन यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच निकलना। हर गलती का जवाब एक इमोशन बन जाता है। हर अकाउंटेबिलिटी का एंड एक साई या टीयर में होता है। तुम कहो, तूने मुझे झूठ क्यों बोला? वह कहेगा, मुझे डर था कि तू मुझसे दूर हो जाएगा। तुम कहो, तूने मेरे काम में दखल क्यों दिया? वह कहेगा, मैं तो बस मदद करना चाहता था। अब कॉन्वर्सेशन रीजन पे नहीं, गिल्ट पे चलती है। और गिल्ट हर बार ट्रूथ को डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि कोई भी दुखी इंसान से कठोरता नहीं दिखाना चाहता। यह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, इमोशनल लॉन्डरिंग है, जहां मैनिपुलेटर अपने फॉल्ट्स को पेन से साफ दिखाता है। अब लोग उसे दया से देखते हैं, आलोचना से नहीं। और जब तुम सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हो तो तुम इनसेंसिटिव कहलाते हो। धीरे धीरे तुम खुद ही अपनी आवाज कम कर देते हो, क्योंकि हर बार बोलना किसी को रुलाने जैसा लगता है। और यहीं से कंट्रोल पूरा हो जाता है। द पावर बिहाइंड पावरलेसनेस। विक्टिम कार्ड की असली ताकत उसकी मासूमियत में है। यह ओवर डोमिनेंस नहीं, कोवर्ट इन्फ्लुएंस है। यह सिंपैथी को मॉरल सुपीरियोरिटी में बदल देता है। वह कमजोर दिखता है, लेकिन एजेंडा स्ट्रांग होता है। वह दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं करता, बस चाहता है कि सब उसे प्रोटेक्ट करें, भले ही उसकी गलती क्यों ना हो। मैनिपुलेटर को किसी से डर नहीं, बस एक चीज से डर है कि कोई उसकी कहानी पर यकीन करना बंद कर दे, क्योंकि उसकी पूरी ताकत दूसरों की पिटी बेस्ड परसेप्शन पर टिकी है। ब्रेकिंग द विक्टिम स्पेल। इस इल्यूजन को तोड़ने का एक ही तरीका है, एम्पैथी को क्लैरिटी से बैलेंस करना। हर दुख सच्चा नहीं होता और हर आंसू ईमानदार नहीं होता। जब कोई बार बार बेचारेपन का नैरेटिव दोहराए, तो देखो कि क्या वह अपनी गलती मानता है या सिर्फ सिंपैथी लेता है। सच्चा विक्टिम सच्चाई से भागता नहीं, वह उसे बोलने की हिम्मत रखता है। लेकिन मैनिपुलेटिव विक्टिम अपनी ही कहानी का सेंसर होता है। वह वही दिखाता है जो उसे इनोसेंस में रखे। तो जब कोई बार बार कहे, मैं तो हमेशा दूसरों के लिए करता हूं, या मुझसे सब नाराज रहते हैं, तो ध्यान दो, शायद यह दुख नहीं, एक कंट्रोल स्ट्रैटेजी है डिस्गाइज्ड एज पेन। विक्टिम कार्ड मैनिपुलेटर की सबसे साफ लेकिन सबसे खतरनाक चाल है। यह गिल्ट की नहीं, ग्रेस की भाषा बोलती है। यह दूसरों के दिल से कंट्रोल हासिल करती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी डिमांड के। क्योंकि जो अपने आंसुओं से सिंपैथी जीत ले, उसे अथॉरिटी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही इसका सबसे रिफाइंड रूप है, जहां दया शक्ति बन जाती है। चैप्टर 14। बाउंड्री कलेप्स एंड योर माइंड सरेंडर। हर मैनिपुलेशन की अंतिम मंजिल एक ही होती है, बाउंड्री कोलैप्स। यह वह पल होता है जब तुम ना कहना छोड़ देते हो, जब तुम्हें लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना ही बेहतर है, जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे नहीं, किसी और की अप्रूवल के लिए बोले जाने लगते हैं। और ठीक उसी क्षण खेल खत्म हो जाता है। बाउंड्री कोलैप्स कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे बहुत मेथोडिकल तरीके से होती है। हर गिल्ट ट्रिप, हर साइलेंट ट्रीटमेंट, हर इमोशनल ट्विस्ट तुम्हारी सीमा को थोड़ा और पीछे धकेलता है। पहले तुम छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करते हो, फिर बड़े, और एक दिन तुम ये भी भूल जाते हो कि तुम्हारी असली लिमिट थी क्या। यह सरेंडर लाउड नहीं होता, यह शांति की आड़ में छिपा होता है, जहां तुम सोचते हो अब झगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन असल में तुमने रेजिस्टेंस की आखिरी चिंगारी बुझा दी होती है। बाउंड्री दी सॉल्यूशन। मैनिपुलेटर जानता है कि हर इंसान की एक पर्सनल फेंस होती है, जहां से आगे कोई उसकी इच्छा के बिना नहीं आ सकता। वह फेंस तोड़ने की कोशिश नहीं करता, बस तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम खुद ही गेट खोल दो। वह कहेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना प्यार में, या मैं तेरे इतना करीब हूं, तू मुझसे बाउंड्रीज की बात क्यों करता है। पहले ये स्वीट लगता है, इमोशनल लगता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन उसका प्ले जोन बन जाता है। अब तुम्हें यह महसूस भी नहीं होता कि तुम हर बार अपने रूल्स बदल रहे हो। ना
को चलो ठीक है मैं बदलना, उसके लिए सिर्फ हैबिट नहीं, कंट्रोल का कॉन्फर्मेशन है। बाउंड्री डिसोल्यूशन का खतरा यही है। यह तुम्हें सेल्फलेस नहीं, डिफेंसलेस बना देता है। तुम सोचते हो कि तुम शांति के लिए झुक रहे हो, पर असल में तुम ओनरशिप खो रहे हो अपनी इच्छा पर, अपनी आवाज पर, अपने स्पेस पर। सेल्फ आइडेंटिटी लॉस। जब बाउंड्रीज गिरती है तो सबसे पहले जो चीज मरती है वह होती है तुम्हारी आइडेंटिटी। अब मैं चाहता हूं और वो चाहता है कि बीच की रेखा मिट जाती है। तुम वही महसूस करते हो जो वह चाहता है कि तुम महसूस करो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे रिएक्शंस सब उसके फ्रेम में फिट होने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक इंटरनल वॉइस फेड होने लगती है। पहले जो तुम्हें गाइड करती थी, अब वह अनसर्टेन है। अब तुम खुद से भी परमिशन लेते हो कि क्या सोच सकते हो। यह स्टेज सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह दिखती नहीं। बाहर से तुम नॉर्मल लगते हो, हंसते हो, काम करते हो, सोशल रहते हो, पर अंदर डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस शुरू हो चुकी होती है। अब हर चॉइस से पहले एक इनविजिबल अप्रूवल सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा? यानी तुम्हारी पर्सनैलिटी अब तुम्हारी नहीं, एक एडिटेड वर्जन बन चुकी है। सेल्फ आइडेंटिटी लॉस का मतलब है कि तुम किसी की शैडो बन चुके हो। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें यह शैडो पसंद आने लगती है क्योंकि अब तुम अपने रिफ्लेक्शन को नहीं पहचानते। पर्सनल ऑटोनॉमी कोलैप्स। मैनिपुलेशन का अंतिम लक्ष्य ऑटोनॉमी को खत्म करना है, यानी तुम्हारे फैसले करने की स्वतंत्रता। वह अब सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर नहीं, तुम्हारे इनर लॉजिक को भी रीराइट कर चुका होता है। तुम अब वही सोचते हो जो उसके रूल्स के हिसाब से सेफ है। वह तुम्हें ओपन केज में रखता है जहां दिखने को आजादी है, पर हर दिशा उसके इनविजिबल फेंस से तय होती है। अब ना तुम्हारे वोकेबलरी से गायब है। मैं नहीं कर सकता एक इमोशनल बिट्रेयल लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि डिसएग्री करना क्रुएल्टी है और अग्री करना लव। यहीं से कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। मैनिपुलेटर अब कुछ मांगता नहीं क्योंकि तुम्हारा मन खुद वही करने लगता है जो वह चाहता है। यह मेंटल सबमिशन है जहां तुम्हारा माइंड खुद को किसी और की इच्छा के अनुसार ऑपरेट करता है। यही मोमेंट है जब कंट्रोल स्थायी बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा खुद का सिस्टम भी उसके इन्फ्लुएंस में आ चुका है द माइंड सरेंडर। माइंड सरेंडर तब होता है जब इंसान अपने अंदर से सवाल पूछना छोड़ देता है, जब उसे लगता है कि जो हो रहा है शायद वही सही है। यह रेजिग्नेशन नहीं, साइकोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग है। अब तुम मैनिपुलेट नहीं किए जा रहे, तुम मैनिपुलेट होने के लिए तैयार हो चुके हो। यह सरेंडर हर बार पेन से नहीं, कंफर्ट से होता है, क्योंकि कंट्रोल की आदत लग जाती है। वह फैमिलियरिटी देती है, सर्टेनिटी देती है, और मन सर्टेनिटी के लिए हमेशा फ्रीडम से सस्ता सौदा कर देता है। तुम्हें यह इल्यूजन होता है कि तुमने पीस पा ली है, लेकिन असल में तुमने परमिशन देना सीख लिया है। अब ना कहना रिबेलियन लगता है और हाँ कहना सर्वाइवल। ब्रेकिंग द कोलैप्स। बाउंड्री कोलैप्स से रिकवरी लाउड नहीं होती। यह शुरू होती है एक छोटे से वाक्य से, अब बहुत हुआ। उसके बाद आने वाले हर ना में डर कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है। तुम्हें गिल्ट महसूस होगा क्योंकि तुम्हारा कंडीशनिंग कहेगा तू सेल्फिश हो रहा है, पर यही गिल्ट तुम्हारे हीलिंग का पहला सिम्टम है। बाउंड्रीज फिर से बनाना ईगो नहीं, एग्जिस्टेंस की रक्षा है, क्योंकि अगर तुम्हारी ना मर गई तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी किसी और की इच्छा में डिसॉल्व हो जाएगी। और जब तुम एक बार फिर खुद के लिए खड़े होते हो, वह ना सबसे प्योर रिबेलियन बन जाता है। बाउंड्री कोलैप्स मैनिपुलेशन का अंतिम दृश्य है, जहां कंट्रोल पूरा और अवेयरनेस न्यूनतम होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर कोलैप्स के बाद रीबिल्ड संभव है। बस एक ऑनेस्ट रियलाइजेशन चाहिए कि शांति के नाम पर सरेंडर पीस नहीं होती, क्योंकि जो ना बोल सकता है वही सच में आजाद है। अगर तुमने इस पूरी सीरीज को अब तक पढ़ा है तो तुम्हें अब वो पैटर्न्स दिखने लगे होंगे जो पहले अदृश्य थे। तुम्हारा अवेयरनेस ही तुम्हारी ढाल है। तो अगर ये चैप्टर्स तुम्हारे अंदर कुछ जगाते हैं
लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ अगले टॉपिक पर तुम क्या देखना चाहते हो। और हाँ, अगर ये वर्ड्स तुमसे कनेक्ट करते हैं तो नीचे हाइप बटन दबाओ, क्योंकि नॉलेज भी तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई उसे महसूस करता है।